शाम में ऑपोजिशन फोर्सेस ने सदर बशर अल असद का तख्ता उलट दिया। बता दें कि राष्ट्रपति बशर अल असद के देश छोड़ने के बाद से सीरियाई लोग दमिश्क स्थित राष्ट्रपति भवन में घुस गए हैं और असद महल में लूटपाट मचानी शुरू कर दी है उन्होंने। वहां जिसके हाथ जो लग रहा है वो सामान ले रहे हैं। आज फिर गमगीन हूँ, उसकी वजह क्या है? अब कत्ल गारत का एक नया चैप्टर शुरू होगा। मरने वाले भी मुसलमान, मारने वाले भी मुसलमान, इसके अलावा कुछ भी नहीं, बल्कि तबाही की तरफ जाएगा सीरिया। मजीद अनरेस्ट। तो ये क्या हुआ है? क्या जो फौजी क़यादत है या जो फौज है वो पत्तों की तरह बिखरी है या कोई और मामला हुआ है? हुआ क्या है? याद रखें, हम जैसे गैर मुहज़्ज़ब मुल्कों में ये जो शाम शूम में हो रहा है, हम जैसे गैर मुहज़्ज़ब मुल्कों में इक़्तिदार लव भी है और वॉर भी है। बिल्कुल ठीक। ये दोनों का ब्लेंड और बहुत लीथल कॉम्बिनेशन होता है। कि हम देख रहे हैं कि मशरक़ वुस्ता हर वक्त हालत जंग में रहता है, तो ऐसा क्यों है मशरक़ वुस्ता के अंदर कि हर वक्त हालत जंग में हमें नजर आ रहा है और सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है। आप देख लें जितने भी ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप इन सब पे नजर डाल लें, एक लिबिया से लेकर और इराक तक, इराक से लेकर शाम तक, अब सीरिया में क्या हुआ है, ग्रुप्स बन जाते हैं, सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद जो दहशतगर्द ग्रुप हैं उनको इन मुल्कों में पनाह लेने का और इन मुल्कों में आने का मौका मिल जाता है। आज इजराइल बगलें बजा रहा है और उन्होंने बफर जोन के बहाने वहां पे आ भी गए, कब्जा भी कर लिया उन्होंने। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मिडिल ईस्ट के अंदर सीरिया यानी जिसको शाम भी कहा जाता है, वहाँ पे काफ़ी कोहराम मचा हुआ है। और उसकी वजह यह है कि पिछले कुछ दिनों से सीरिया के अंदर जो सुन्नी रेबल ग्रुप थी, उसने सीरिया के अंदर जो मौजूदा असद अल बसद की सरकार जो कि मेनली शिया सेक्शन से थी, उसका तख्ता पलट करके सीरिया यानी शाम के अंदर कब्जा जमा लिया है। और जो मौजूदा राष्ट्रपति असद अल बसद थे वो सीरिया छोड़ करके बकौल पाकिस्तानी मीडिया रूस फरार हो चुके हैं। और जिसके बाद जो वीडियोज़ और फुटेज निकल के आ रही है सीरिया से, वहाँ पे काफ़ी लूट खसोट और काफ़ी हंगामा मचा हुआ है, जिसको देख करके कई पाकिस्तानी मीडिया के लोग अब ये डिस्कस करने को मजबूर हो गए कि आखिर क्यों ऐसा है कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है यानी मिडिल ईस्ट एरिया, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर धर्म के लोग निवास करते हैं, उनकी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है, ऐसा क्यों है कि यहाँ पे लगातार जंग होती ही रहती है और इसके क्या कारण है, जिस पर आज पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस करने को मजबूर हो गई है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। आज फिर गमगीन हूँ, उसकी वजह क्या है? एक दौर खत्म हुआ है बशर अल असद का, उनके वालिद साहब का, लेकिन अब जो दूसरे भाईजान आए हैं, आपका क्या ख्याल है? वो आपको चांद पर लेकर जाएंगे? वो भी बिल्कुल, उनमें सिर्फ फर्क ये है, मैं बताना चाहूंगा, मैंने बड़ी डिटेल इस सारे सब्जेक्ट को पढ़ा है। वो भाईजान जो है उनका टोटल ट्रेनिंग जो है वो अलकायदा की है। उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को चेंज किया है कि उन्होंने सर से पगड़ी उतार के पैंट शर्ट पहन ली, सिर्फ ये डिफरेंस, और कुछ भी नहीं। अब कत्ल गारत का एक नया चैप्टर शुरू होगा। मरने वाले भी मुसलमान, मारने वाले भी मुसलमान, इसके अलावा कुछ भी नहीं, बल्कि तबाही की तरफ जाएगा सीरिया। मजीद अनरेस्ट। तो जुलानी साहब इस वक्त आए हैं, इनको सपोर्ट, और ये एक ग्रुप नहीं है, एहरारुल शाम एक ग्रुप नहीं है, 4 मुख्तलिफ ग्रुपों का एक अलायंस है। सबसे पहले तो टेक ओवर करने के बाद आपस में लड़ेंगे। पहली बात, जिस तरह आपको माजी में पता होगा, रशिया चला गया था तो पठान भाईजान ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। रशिया अफगानिस्तान से वापस गया, पहले तो ये बात होगी, एक दूसरे को मारेंगे, कत्लो गारत करेंगे, पावर के लिए, पैसे के लिए, औरतों के लिए। फिर उसके बाद एक नया ड्रामा शुरू होगा। आज इजराइल बगलें बजा रहा है और उन्होंने बफर जोन के बहाने वहां पे आ भी गए, कब्जा भी कर लिया उन्होंने। चीमा साहब, वहां पे इस वक्त जो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं था, अमेरिका, इजराइल और टर्की की सपोर्ट के बगैर, इन 3 पार्टियों ने मिलकर वहां पे ये सारा कुछ किया है। और दूसरा, इस वक्त टर्की आज खुश भी है, परेशान भी है, क्योंकि कुर्दिस्तान के जो लोग हैं वो ज्यादा टेरिटोरी के ऊपर कब्जा करते नजर आ रहे हैं। ये एरिया पता नहीं क्या बात है, वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कत्लो गारत है और आगे भी सुकून आने की कोई शक्ल नजर नहीं आ रही। नजमुल साकिब साहब, मैं सबसे पहले आपसे आगाज करूंगा और ये समझना चाहूंगा कि हम देख रहे हैं कि मशरक़ वुस्ता हर वक्त हालत जंग में रहता है। वो मौजूदा सूरत हाल हो, इससे कबल हम देख चुके हैं, लिबिया देख चुके हैं, गजा फ़लस्तीन की सूरत हाल, इसराइल की सूरत हाल देख चुके हैं। तो ऐसा क्यों है मशरक़ वुस्ता के अंदर कि हर वक्त हालत जंग में हमें नजर आ रहा है? और दूसरा, ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, किसका किरदार किसकी साइड पे है और क्या है? तो वो तो सारे, यानी पूरी दुनिया को पता है कि इसकी वजूहात क्या है। सबसे पहले है कि यहाँ पे तेल है,
दूसरा आपका है आपकी स्ट्रेटेजिक जो वो है आपकी पोजीशन, तस्वीराती पोजीशन जो है, उस इन दोनों की अगर आप देख लें और फिर तीसरा आप शामिल करें कि जब भी फर्ज करें ईरान इराक की जंग होती है, उसमें फायदा किसको हो रहा है? उसमें फायदा आप देखेंगे कि दो यानी ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जिनको फायदा होता है। एक वो हैं जो कि वहां से तेल निकालने में उनको आसानी होती है, दूसरा वो है जो कि असला बेचने वाले लोग हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप ब्रॉडर पिक्चर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मशरक़ वुस्ता में एक तो पैसा बेबहा है, दूसरा ये कि वहां पे सही तरह से डेमोक्रेसी, ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है किसी भी मुल्क में, सवाए अगर आप इजराइल को बीच में से निकाल दें, जिसमें के जो मौजूदा दौर के यानी मुताबिक या कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में वो फिट बैठती हो ताकि दूसरे ममालिक के साथ उनके फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज वगैरह हों। अब आता है आपने जो स्टेक होल्डर्स की बात की है। देखिए, हमने पिछले 24 बरस में जब तक ये बशर अल असद का रहा, हमने बहुत सारी बातें सुनी। उसमें हमने इन स्टेक होल्डर्स का भी सुना कि रूस है एक तरफ अमेरिका है, अमेरिका के साथ तुर्की है, तुर्की के साथ फलां है, इधर से हिजबुल्लाह जो है वो भी है और ईरान भी है। और कोई ये बात नहीं हमने सुनी इन यानी खास तौर पे 2011 के बाद से अब तक कि सीरिया में रहने वाले मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो क्या चाहती है। इसमें हमने ये सुना अमेरिका ये चाहता है, रूस ने अपने जंगी जहाज भेज दिए, फलानी बॉम्बिंग शुरू हो गई, हिजबुल्लाह ने अपना हिसाब किताब शुरू कर दिया, इजराइल बीच में है, इजराइल और हिजबुल्लाह, इजराइल और ईरान जो कि सीरिया में सूरत हाल है। ये मुल्क है किसका? क्या ये मुल्क है कि ये इस तरह के जितने स्टेक होल्डर्स हैं ये आए और इसके ऊपर बमबारियां करें और इनके जो महाजरीन हैं वो दुनिया भर में जाए? हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि सीरियन बच्चों की बाकायदा तौर पे एडॉप्शन होती है। दुनिया भर में ये लोग जब जाते हैं, जी चलो जी ये बेचारे महाजरीन हैं इनको ले लिया जाए, जबकि ये मुल्क जो है अपने तमाम रहने वालों के का वसीला भी बन सकता है और अब खाना शाना खिला सकता है। क्यों ऐसा है? अब ये सवाल जब आएगा फिर आपको पता लगेगा कि जिसको हम ग्रेट गेम कहते हैं, मिसाल के तौर पे आप ट्विस्ट कर देते हैं, आप घुमा देते हैं सिचुएशन को कि देखिए जी चूंकि अमेरिका वहां आ गया लिहाजा रूस का आना जरूरी है, चूंकि ईरान वहां पे है लिहाजा इजराइल जो है। अच्छा, फिर हर एक स्टेक होल्डर के अपने अपने अज़ाइम हैं। इजराइल जो है उसका शुरू से लेकर अब तक है और वो चीजें अब खुल के सामने आ रही हैं, ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट कि ये दरियाए नील से लेकर दरियाए फुरात तक ये सारा इलाका हमारा है और उसमें ये जाहिर है सीरिया तो बिल्कुल इजराइल के बगल में जी। ये अगर आप देखें तो आपको पता लगेगा कि इस इलाके को आपने यानी मामू जान का घर, खाला जान का घर समझा हुआ है। और ये क्यों हो रहा है? इसमें कुछ इंटरनल एलिमेंट्स भी हैं। मिसाल के तौर पे ये बशर अल असद का जो आपका दौर खत्म हुआ है, क्यों इसने अपने लोगों की तरफ नहीं देखा? तो ये गलती सिर्फ ये नहीं है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, अंदर से भी कुछ अवामिल एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको दावत देते हैं एक तरह से कि आ जाएं आप। तो इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें यह है कि वो शेर याद आ गया जी, वक्त करता है परवरिश बरसों, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता।